बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कूलॉम्स लॉ से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था और काफी डिटेल में पढ़ा था हमने चैप्टर। हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इधर साइड में आपको बच्चों ये नोट्स भी दिख रहे होंगे। ये नोट्स भी एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं और काफी इजी लैंग्वेज में है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बच्चों, जो कूलॉम्स लॉ है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ क्वांटिटेटिव से मीनिंग है मैग्नीट्यूड से, क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमको मैग्नीट्यूड मिलता है इससे। किसका? फोर्स का। कौन सी फोर्स? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करता है ये कूलॉम्स लॉ। अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंट चार्जेस, बिकॉज कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। तो हम कब चार्जेस को बोलेंगे कि ये पॉइंट चार्ज हैं? जब चार्जेस का जो साइज है वो उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तब। सपोज ये चार्जेस हैं Q1 Q2, अब काफी छोटे हैं साइज में और डिस्टेंस जिन पर ये रखे गए हैं वो काफी बड़ी है, तो ऐसे में इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है। Coulomb measured the force between 2 point charges and found it is varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of two charges acted along the line joining two charges। बच्चों, Coulomb ने ये देखा, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए चार्जेस को लेकर और उन्होंने ये देखा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। मींस इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसमें भी आर स्क्वायर आता है, मैग्नेटिक फोर्स है उसमें भी ऐसे आर स्क्वायर आता है, इसी तरीके से ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। बच्चों, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो फोर्स इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा। सपोज डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो भी इसी ज्वाइनिंग लाइन पर आएंगे, और अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे और वो रिपल्शन भी इसी लाइन के अलोंग होगा। यहाँ पर बच्चों और क्या है कि जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड मतलब हमें चार्जेस के साइन जो है वो कंसीडर नहीं करने हैं। चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके के होंगे, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। अब ये हमें पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हम वहां पर एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कांस्टेंट लिया जाता है K। और ये जो K है बच्चों, इसको बोलते हैं कूलॉम्ब कांस्टेंट। क्या है ये? कूलॉम्ब कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ SI यूनिट में। SI यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब -2। ये यूनिट कैसे आई? इसके की यूनिट निकालनी है हमें, तो आर स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई, फोर्स की यूनिट मीटर, आर क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये चार्जेस Q1 Q2 ये आ जाएंगे अपॉन में चार्ज की यूनिट कूलॉम्ब, तो अपॉन में इसलिए पावर -2। तो SI यूनिट में इस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ली जाती है। अब आगे यहाँ ये जो पूरा पैराग्राफ है बच्चों, इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कूलॉम्ब जो साइंटिस्ट यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने ये फॉर्मूला कैसे निकाला, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड फॉर्मूला है बच्चों। तो इन्होंने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, किस तरीके से इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला, तो एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने एक अपना एक टॉर्सन बैलेंस बनाया।
जो स्मॉल फोर्सेस को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अब इन्होंने इस बैलेंस की हेल्प से कैसे ये फॉर्मूला बनाया, उसके लिए देखना पड़ेगा हमें कि इन्होंने एक टेबल बनाई। एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर पर सपोज क्यू चार्ज है, इन्होंने इसको टच किया ऐसे ही आइडेंटिकल स्फीयर से। अब आइडेंटिकल है तो क्या होगा, बायसिमेट्रिक चार्ज इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे हम एडिटिविटी की प्रॉपर्टी लें या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उससे क्या है कि इस पर भी चार्ज कितना आ गया, Q/2, और इस वाले पर भी चार्ज आ गया Q/2। तो इस तरीके से दोनों पे चार्ज डिवाइड हो गया। तो अब इन्होंने इन दोनों को कुछ एक डिस्टेंस r पर रख दिया, ठीक है, r डिस्टेंस पर रख दिया, Q/2 चार्ज, Q/2 चार्ज। इसके ऑब्जर्वेशन कैसे किए, Q1, Q2, R और F। तो जिस टाइम पर Q1 Q/2 है, Q/2 है और डिस्टेंस R है, तो सपोज जो फोर्स है वो F है, ठीक है, कोई भी जो भी फोर्स शो हो रहा होगा, मेजर किया गया होगा, वो फोर्स सपोज F है। तो अब उन्होंने क्या किया कि चार्जेस को तो ऐसे ही रहने दिया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में Q/2 ही रहने दिया, लेकिन डिस्टेंस को कर लिया 2R। तो ये फर्स्ट रीडिंग थी, ये सेकंड। तो उन्होंने ये देखा कि जब डिस्टेंस को 2R करते हैं, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस जब इंक्रीज कर देते हैं, तो जो फोर्स है वो डबल डिस्टेंस की है तो 1/4 रह जाता है, ठीक है, पहले का 1/4 फोर्स रह गया। फिर इन्होंने क्या किया कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया, चार्जेस को ऐसे ही रहने दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो जब डिस्टेंस हाफ की तो इन्होंने देखा फोर्स अब पहले का 4 टाइम्स हो गया। ये यहाँ पर F फोर्स था, R का R/2 कर दिया, तो ये हो गया 4 टाइम्स। फिर उन्होंने चार्जेस के अमाउंट जो है वो चेंज कर लिए। कैसे चेंज किए, जैसे ये Q/2 है, इसके पास अगर हम एक और ऐसा ही आइडेंटिकल स्फीयर ले आए तो अब क्या होगा, चार्जेस फिर से हाफ हो जाएंगे, तो Q/4 और Q/4 हो जाएंगे। तो अगली रीडिंग इन्होंने Q/4 और Q/4 से ली और डिस्टेंस को R ही रखा। तो इन्होंने देखा कि जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड हाफ कर देते हैं दोनों के ही, तो फिर से फोर्स ऐसे हाफ हाफ और हाफ, मतलब इससे भी हाफ हो गया, इससे भी, दोनों से हाफ होके ये फिर से 1/4 आ जाता है। तो इनसे इनको जो पैटर्न मिल रहा था, उस पैटर्न के बेसिस पर उन्होंने फॉर्मूला निकाला और ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जब चार्जेस बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, और जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम इधर। Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above। ठीक है, पहले तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है तो इसी तरीके से ही डिराइव किया गया। While the original experiment established it at a macroscopic scale। ठीक है, ओरिजिनल जो था वो मैक्रोस्कोपिक पे था, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी इतनी डिस्टेंस के लिए R नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के लिए भी ये ऐसे ही स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पर देख लिया गया कि अप्लाई किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। Coulomb discovered his law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, it is the other way round. Coulomb's law can now be employed to furnish a definition for a unit of charge। बच्चों, जब Coulomb ने एक्सपेरिमेंट किया था, जब ये लॉ दिया एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड, तो उन्होंने चार्ज को कुछ ऐसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं ली थी। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए थे कि कोई भी चार्ज है किसी मेटेलिक स्फीयर पर, उसको इक्वली डिवाइड कर लिया गया और फिर फोर्स को ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए फोर्स ऑब्जर्व किया, लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा कि एग्जैक्ट चार्ज कितना है, ठीक है। लेकिन बाद में कुलम्ब्स लॉ की हेल्प से यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन किया गया।
इन द रिलेशन इक्वेशन 1.1 k is so far arbitrary। अब पहले जो ये k की वैल्यू है, जब फॉर्मूले में k की वैल्यू आई तो ये जो है कुछ भी हो सकती थी, मतलब अगर हम डिफरेंट यूनिट्स लेंगे तो k की वैल्यू भी ऐसे चेंज होती जाएगी, पर एसआई यूनिट के लिए ये फिक्स हो गई। तो अगर हमको चार्ज की एसआई यूनिट डिफाइन करनी है तो k की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 9 × 10⁹। तो चार्ज की यूनिट डिफाइन करने के लिए k की ये वैल्यू ली गई और चार्ज को फिर उससे डिफाइन किया गया। We can choose any positive value of k. The choice of k determine the size of unit of charge. In SI unit, the value of k is about 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. The unit of charge that result from this choice is called coulomb, which we defined earlier in section 1.4. तो बच्चों k की ये वाली वैल्यू लेकर जब चार्ज को डिफाइन किया गया तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या ली गई, कूलम। ठीक है, उसको पहले डिफाइन किया जा चुका है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1.1, सी दैट q1 q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, r इज इक्वल टू 1 मीटर, f इज इक्वल टू 9 × 10⁹। अब यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है फोर्स का, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर हम इसमें रख दें q1 और q2 दोनों इक्वल हैं सपोज और 1 कूलम है और r की वैल्यू सपोज 1 मीटर है, तो उस कंडीशन में F किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल, और k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। तो मीन्स जो फोर्स है वो इतने न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, दैट इज द 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 × 10⁹ न्यूटन। तो मीन्स अब यहाँ से 1 कूलम को कैसे डिफाइन किया गया कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे जाएं और वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करें वैक्यूम में, तो वो जो चार्जेस हैं वो 1 कूलम के होंगे। ठीक है, सेम चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और अगर वो एक दूसरे पे इतना फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वो चार्ज क्या है, 1 कूलम है। ठीक है, अब ये फोर्स की काफी बड़ी वैल्यू है तो इसलिए क्या है, 1 कूलम इज एविडेंटली टू बिग यूनिट टू बी यूज। तो ये चार्ज की यूनिट भी 1 कूलम काफी बड़ी यूनिट है, इसलिए छोटी यूनिट कौन सी यूज करते हैं, माइक्रो कूलम या मिली कूलम। ठीक, ये मिली कूलम, माइक्रो कूलम। मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। The constant k in equation 1.1 is usually put at k is equal to 1/4πε0। बच्चों इसको थोड़ा हम नोट से देख लेते हैं तो आपको और सिंपल लगेगा कि k की वैल्यू हम 1/4πε0 लेते हैं और जब 1/4πε0 रख देंगे तो फोर्स की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही होता है कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर बच्चों एक यूज हो रहा है ये ε0, ये जो है ये इस तरीके से बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक ये छोटा सा ऐसे ये सर्कल बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी या फिर एयर की, इनको नियरली इक्वली सेम ही लिया जाता है। अब ये परमिटिविटी क्या होती है बच्चों, परमिटिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को अफेक्ट करती है। जैसे दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं, कि ये वैक्यूम में रखे हैं सपोज, तो F फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर इनके बीच में कोई मीडियम रखा हुआ, मतलब चार्जेस किसी और मीडियम में रख दिए जाएं कि यहाँ पर कोई और मीडियम है, उसमें ये चार्जेस रख दिए जाएं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो परमिटिविटी क्या है, ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो फोर्स को अफेक्ट करती है, और एयर के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा मीडियम आएगा तो हमेशा फोर्स डिक्रीज ही होगा। एसआई यूनिट परमिटिविटी की हम यहाँ देख रहे हैं, ये कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर, ये
आप देख सकते हो कि के की यूनिट से ये जस्ट रेसिप्रोकल है, ठीक है, जो भी कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट थी उसका रेसिप्रोकल है। बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो में आज हमने कूलम्ब्स लॉ को ही काफी डिटेल में समझा। आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।